हमारी सबकी जिंदगी में ना कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं। आज हम उन्हीं अनदेखी लड़ाइयों की बात करेंगे और समझेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर और मजबूत होने की हिम्मत कैसे बनती है। तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी मुश्किल को बस झेलते रहना और उसी मुश्किल से कुछ सीखकर आगे बढ़ जाना, इसमें आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक स्किल में, एक हुनर में, जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस। और ये हुनर सीखने का सफर शुरू होता है उन अनदेखी ताकतों को पहचानने से जो चुपचाप हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे इनविजिबल स्कार्स की, मतलब उन अदृश्य जख्मों की जो हमारे आसपास का माहौल हमें देता है। समझेंगे कि इसका हम पर कितना गहरा और अक्सर छिपा हुआ असर होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी के साथ रहते हुए या काम करते हुए बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, जैसे ना हर कदम फूंक फूंक कर रखना हो? अगर हाँ, तो ये एहसास अक्सर एक तनाव भरे माहौल की ही निशानी होता है। और पता है, ये सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है, खासकर वर्कप्लेस पर। इंडियन वर्कप्लेसेस पर हुई एक स्टडी में सामने आया कि अनगिनत कर्मचारी लगातार तनाव, ओवरवर्क और खराब होती मेंटल हेल्थ का बोझ उठा रहे हैं। ये बिल्कुल वही वॉकिंग ऑन एगशेल्स वाली फीलिंग है। ऐसे माहौल की जड़ में ना अक्सर होता है इमोशनल अब्यूज, मतलब इमोशनल तौर पर किसी को परेशान करना। और ये समझिए कि ये कोई एक दो बार की बात नहीं होती, ये एक पूरा पैटर्न होता है जिसमें लगातार बातों से हमला करना, नीचा दिखाना, डराना धमकाना और बिल्कुल अकेला छोड़ देना शामिल है। तो अब एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं, अपनी हदें तय करना, मतलब बाउंड्रीज सेट करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और इसमें हमारी अपनी संस्कृति के जो छुपे हुए नियम हैं, वो कैसे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं? यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स, मतलब जहाँ एक इंसान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ सीधी सीधी बात करना और अपनी ज़रूरतों को पहले रखना नॉर्मल है। लेकिन दूसरी तरफ कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में, जहाँ ग्रुप को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ अक्सर बातें घुमा फिराकर होती हैं और ग्रुप की ज़रूरतें हमेशा पहले आती हैं। बिल्कुल, जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, सीधे और गंभीर टोन में बात करना वेस्टर्न कल्चर्स में रिस्पेक्ट की निशानी है, पर देसी कल्चर्स में नहीं। और यही वजह है कि बाउंड्री सेट करने की जो सीधी सपाट सलाह हमें इंटरनेट पर मिलती है ना, वो हमारे यहाँ अक्सर काम नहीं करती, बल्कि कभी-कभी तो वो अपमानजनक भी लग सकती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कई बार जो बर्ताव असल में हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है, उसे डिसिप्लिन सिखाने या बड़ों की सीख का नाम देकर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। और इसी वजह से ये पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि असल में ये गलत है। तो चलिए अब कल्चर से एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन तरीकों को समझते हैं जो इमोशनली मैनिपुलेट करने वाले लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये उनका एक यूनिवर्सल प्लेबुक है, चाहे वो कहीं के भी हों। इसमें सबसे कॉमन टैक्टिक है गैस लाइटिंग। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जो सीधा किसी की यादों और समझ पर हमला करता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि इंसान को अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगे। और ये बातें सुनने में बहुत आम लगती हैं, जैसे अरे तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, ये तो बस एक मजाक था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, या तुम्हें कुछ गलत याद है। सुनने में छोटी बातें हैं, लेकिन जब ये लगातार होती हैं तो इंसान का खुद पर से ही भरोसा उठ जाता है। दूसरा तरीका है लव बॉम्बिंग। इसमें कोई अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार, अटेंशन और बड़े बड़े जेस्चर्स की बौछार कर देता है और बहुत जल्दी एक गहरे रिश्ते के लिए दबाव बनाता है। ये जो अपनापन होता है ना, ये असल में बनावटी होता है, लेकिन इसकी लत लग जाती है। तो सवाल ये है कि इसका साइकोलॉजिकल हुक क्या है? इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसको ना एक स्लॉट मशीन की तरह समझिए। हमें नहीं पता होता कि जैकपॉट कब लगेगा, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही अनिश्चितता हमें उस मशीन से बांधे रखती है। ये कभी कभी मिलने वाला इनाम लगातार मिलने वाले इनाम से कई ज्यादा मजबूत बंधन बनाता है। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, यानी बाउंस बैक करने की साइंस पर। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि रेजिलियंस कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे सीखा जा सकता है।
तो रेजिलियंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुश्किलों को चुपचाप सहते रहो, नहीं, इसका असली मतलब है मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढालना, उनसे सीखना और पहले से कई ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलना। और हाँ, इसके पीछे पक्की साइंस है। हमारा दिमाग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है, एमिगडाला जो डर और स्ट्रेस को प्रोसेस करता है, और हिपोकैम्पस जो हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखने में मदद करता है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये है कि हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम प्रैक्टिस के जरिए अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा रेजिलिएंट बनने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। पहला, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस। ये हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज जो हमारे मूड को अच्छा करने वाले हार्मोन्स को बूस्ट करे। और तीसरा, सोशल कनेक्शन, यानी लोगों से जुड़ना, जो हमें सेफ और सपोर्टेड महसूस कराता है। और अब हम आते हैं सबसे पावरफुल हिस्से पर, अपनी कहानी को फिर से लिखने पर। मतलब सिर्फ मुश्किलों से सरवाइव करना नहीं, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना और थ्राइव करना। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि किसी बहुत बड़ी मुश्किल या सदमे के बाद इंसान के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आता है, जहां वही मुश्किल उसे पहले से कई ज्यादा मजबूत बना देती है। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है नैरेटिव रीफ्रेमिंग, यानी अपनी कहानी को एक नया एंगल देना। खुद को हालात का विक्टिम समझने के बजाय अपनी ग्रोथ की कहानी का हीरो समझना। ये अपने जिंदगी की कमान को वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है कि अगर जिंदगी एक कहानी है, तो उसकी कलम किसके हाथ में है?